नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रिश्तों के साए में। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अलमारी में माँ की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट ढूंढने में मेरे हाथ अनवरत चल रहे थे। आंखें नम थीं और मन मस्तिष्क को मिश्रित भावों ने घेर रखा था। माँ को अकस्मात हुए हृदयघात ने हमारी छोटी सी शांत दुनिया में तूफान ला दिया था। ढूंढते ढूंढते यकायक मेरी नज़र कोने में रखी एक खूबसूरत सी छोटी सी संदूकची पर पड़ी। शायद माँ ने इसे सबसे छुपा के रखा था। उत्सुकतावश मैंने संदूकची को उठा लिया। उस पर माँ ने अत्यंत खूबसूरती से रंग बिरंगे रेशमी धागों से फूल पत्ती काट रखे थे। किनारे पर गोटे और मोतियों की झालर लगा रखी थी। संदूकची के सम्मोहन में मैं माँ की रिपोर्ट्स भूल गई। मेरी उत्सुकता ने उसे खोलने पर विवश कर दिया। उसके अंदर कुछ राखियाँ और कुछ खत थे। राखियाँ सभी बहुत खूबसूरत थीं, जो माँ ने खुद अपने हाथों से बनाई थीं। उन खतों और राखियों को यूँ छुपा देख मेरी अंदर की जिज्ञासा मुझे उन्हें पढ़ने पर विवश कर रही थी। मेरे भीतर द्वंद्व युद्ध चलने लगा। हृदय मुझे उन खतों को पढ़ने के लिए विवश कर रहा था और मन किसी के भी निजी खतों को पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा था। बहुत कशमकश के पश्चात अंततः हृदय की विजय हुई और मैंने पढ़ने के लिए खत उठा लिया। माँ ने ये खत राखियों के साथ मामा को लिखे थे, जो उन तक कभी पहुँचे ही नहीं थे। जैसे जैसे मैं खत पढ़ती गई, मेरी आंखों से अश्रुधारा बहती गई। उन खतों और राखियों में एक बहन का अपने भाई के प्रति अपार स्नेह, वात्सल्य और भावनाओं का निश्चल सागर बह रहा था। माँ हर रक्षाबंधन पर मामा के लिए बड़े प्यार से राखी बनाती, उनके लिए अपनी भावनाएं और स्नेह खत में समेटती और अंत में उसे संदूकची में बंद कर देती। पिछले 15 वर्षों का सागर सिमटा था उसमें। खत पढ़कर नानी के घर की यादें और मामा की कुछ धुंधली आकृतियाँ मेरे मानस पटल पर छाने लगीं। उस वक्त मेरी उम्र मात्र 7 वर्ष की होगी जब मैं अंतिम बार मामा से मिली थी। बट वृक्षों से घिरा नानी का घर और आंगन के बीच में डट के खड़ा वो आम का वृक्ष, मीठे रसीले दशहरी आम। कुछ याद आने लगा था। बचपन की यादें मटमैले से चलचित्र की तरह आंखों के समक्ष घूमने लगीं। मामा की लाडली थी मैं, वो मेरी सभी ख्वाहिश पूरी करती। नानी तरह तरह के पकवान बनाती और नानी में मुझे ढेर सारी कहानियाँ सुनाते। मामा माँ से उम्र में छोटे थे, इसलिए माँ उन पर एक माँ जैसा ही स्नेह लुटाती थी। हर रक्षाबंधन पर माँ मामा को राखी बांधने जाती। यदि किसी कारणवश माँ का राखी बांधने जाना संभव न हो पाता तो मामा हमारे घर आकर माँ से राखी बंधवाते और कहते, दीदी चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरी कलाई पर आपकी राखी जरूर बंधेगी। अपार प्रेम से बंधा था माँ और मामा का रिश्ता। फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि माँ को मामा की राखियाँ उनकी कलाई के स्थान पर इस संदूकची में सजानी पड़ी। अवश्य ही कोई गंभीर बात होगी। मैं तो आज तक इन सभी बातों से अछूती थी और इसी भ्रम में थी। मामा अमेरिका सेटल हो गए हैं, इसीलिए नाना नानी हमारे घर के नज़दीक रहने लगे थे। हम सभी उनका ख्याल रखने में अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह कर रहे थे। उन खतों को पढ़कर मन में बहुत अनसुलझे प्रश्न घूम रहे थे। ऐसा क्या हुआ होगा जिसने एक भाई बहन के रिश्ते को विराम लगा और उसकी किरचा माँ के हृदय को इतने वर्षों चुभो रही थी। अवश्य ही कोई बहुत गूढ़ कारण होगा, वरना मामा तो हर रक्षाबंधन पर कहीं से भी कैसे भी करके आते और माँ से राखी बंधवाते। मैं इन्हीं विचारों में खोई थी कि मोबाइल की घंटी ने मेरी तंद्रा तोड़ी। क्या हुआ स्नेहा, कहाँ रह गई? डॉक्टर कब से रिपोर्ट्स मांग रहे हैं। माँ की रिपोर्ट्स मिली कि नहीं? मिली? हाँ मिल गई पापा। बस 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाऊँगी। माँ ठीक है ना? मैंने अपने आप को संयमित करते हुए कहा। हाँ ठीक हैं।
कुछ टेस्ट करने हैं, इसलिए पुरानी रिपोर्ट्स मंगवाई हैं। जल्दी आओ। हाँ पापा, कहकर मैं हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। सुबह अचानक ही माँ के छाती में पीड़ा होने लगी थी, जिस कारण उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल किया था। आईसीयू में लेटी माँ का चेहरा कितना शांत, हंसमुख लग रहा था, पर उस हंसमुख चेहरे में रिश्तों का कितना दर्द छुपा है, ये मुझे आज पता चला। जगजीत सिंह की गज़ल, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो छुपा रही हो, माँ के व्यक्तित्व पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। असीम संयम, संतोष और धैर्य की स्वामिनी है माँ। हर रक्षाबंधन पर माँ को अपने भाई से मिलने की कितनी तड़प होती होगी। जिस भाई को बेटे समान स्नेह किया, उसकी विरह की पीड़ा को कैसे सहा होगा। पर अब नहीं, मैंने तय कर लिया था, चाहे कारण कुछ भी हो, मैं माँ और मामा को मिलन करवाऊंगी। इस रक्षाबंधन पर माँ मामा की कलाई पर राखी जरूर बांधेंगी। कोई भी नाराजगी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो प्रेम की ताकत के समक्ष फीकी हो जाती है। फिर अब तो इतने वर्ष हो गए। सरिता जी को माइल्ड हार्ट अटैक आया था, पर अब खतरे से बाहर हैं। 2-3 दिन में आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने और पापा ने राहत की सांस ली। पापा, एक बात पूछूं? मैंने मौका देखकर पापा से पूछ लिया। हाँ बोलो ना। पापा, मामा यहीं अपने देश में है ना, अमेरिका में नहीं? मेरे इस अप्रत्याशित प्रश्न से पापा आश्चर्य से मुझे देखने लगे। उनके माथे की लकीरें मौन भाषा में कुछ प्रश्न भी करने लगीं। हाँ पापा, आज अलमारी में रखे मैंने माँ के वो खत पढ़ लिए जो वे हर रक्षाबंधन पर साहिल मामा को लिखती थीं। मैं तो इसी भ्रम में जी रही थी कि मामा अमेरिका में हैं, पर वो तो अपने ही देश में हैं। पापा प्लीज़ मुझे इस बात के पीछे का कारण बताइए। मामा और माँ के अटूट बंधन को कैसे ग्रहण लग गया? ऐसा क्या हुआ? कुछ बातें अगर खामोश ही रहें तो अच्छा है बेटा, वरना वो नासूर बन जाती हैं पापा। हर बात का एक वक्त होता है पापा। जरूरी नहीं जो पहले नहीं सुधरी वो अभी नहीं सुधरेगी। हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है, वो गहरे से गहरा घाव भी भर देता है। ऐसी क्या बात हुई थी कि स्नेह के मोतियों से बना एक भाई बहन का रिश्ता टूट के बिखर गया? और गलतफहमी और स्वार्थ। पापा मुझे बीच में टोकते हुए बोले, पता है बेटा, स्वार्थ और गलतफहमी ऐसा रोग है जिसे लग जाए तो उसकी सोचने समझने की शक्ति हर लेता है। बहुत कठिन होता है इसका उपचार। ये रोग सशक्त से सशक्त रिश्ते को नष्ट करने का बल रखता है। ये रोग लोगों से ऐसे ऐसे कार्य करवा देता है जिसका बहुत दुर्दांत होता है। तुम्हारे मामा भी इन्हीं 2 रोगों का शिकार हो गए थे। मतलब करीब 15 वर्ष पहले साहिल ने अपना व्यापार शुरू करने का विचार बनाया, जिसके लिए काफ़ी रुपयों की आवश्यकता थी। जमा पूंजी और गहने बेचकर भी वो पैसे पर्याप्त नहीं होते। फिर इतनी बड़ी रकम तो सिर्फ घर को बेचकर ही इकट्ठी की जा सकती थी। अंततः उसने घर को बेचने का निर्णय लिया। उसने ये सब पहले से ही सोच रखा था, इसीलिए उसने अपने लिए 2 कमरों का फ्लैट पहले से ही देख रखा था। ये बात तुम्हारे नाना नानी को पता नहीं थी। वो तो बस अपने बेटे के हित के साथ खड़े थे। जब सब कुछ तय हो गया था कि तभी साहिल ने 2 कमरों वाले फ्लैट के विषय में सभी को बताकर चकित कर दिया। कुछ देर के लिए कमरे में मौन पसर गया। 2 कमरों का फ्लैट, यानी एक कमरा साहिल और प्रिया का और दूसरा बच्चों का। तो माँ बाबूजी का कमरा, या तो घर का एक कोना या फिर वृद्धाश्रम। ये बात मौन रूप से सभी को समझ आ रही थी। वो कहते हैं ना बेटा, संतान चाहे कुछ भी कर ले, किंतु माता पिता के हृदय से सदैव उसके लिए आशीर्वाद और दुआ ही निकलती है। वो खुद चाहे किसी भी स्थिति और परिस्थिति में रहे, किंतु अपनी संतान का सदैव हित ही करते हैं। अपना अनिश्चित भविष्य जानते हुए भी तुम्हारे नाना घर के कागजात पर दस्तखत करने ही जा रहे थे कि कहते कहते पापा चुप हो गए। फिर क्या हुआ पापा?
कि अचानक सरिता ने संपत्ति में से अपना हिस्सा मांग लिया। कानूनन पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटी का समान अधिकार होता है। अनबिलीवेबल, माँ ने हिस्सा मांगा। तुम्हारी तरह सरिता के अचानक इस मांग से सभी आश्चर्यचकित और निशब्द थे। किसी को सरिता से ये उम्मीद नहीं थी। ये जानते हुए भी कि घर क्यों बिक रहा है, साहिल को रुपयों की आवश्यकता है, उस पर सरिता की ये मांग। माँ बाबूजी तो चुप थे, किंतु साहिल और प्रिया ने सरिता को एक स्वार्थी, लालची आदि के दोषों के साथ कटघरे में खड़ा कर दिया। उस 2 कमरे के फ्लैट के सच ने साहिल और प्रिया के हृदय में छुपा स्वार्थ और लालच को भी उजागर कर दिया था। जीवन में ऐसे क्षण और साहिल के इस व्यवहार की कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। सरिता अच्छी तरह जानती थी कि धीरे धीरे करके साहिल और प्रिया माँ बाबूजी की स्वेच्छा बताकर उनको वृद्धाश्रम में रहने के लिए विवश कर देंगे। काफ़ी लड़ाई झगड़े, रूठा रूठी, तरह तरह के दोषारोपण के पश्चात सरिता को उसका हिस्सा मिल गया, किंतु उसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। साहिल ने सदा के लिए उसके साथ अपने सभी रिश्ते खत्म कर दिए। आप कुछ नहीं बोले? माँ को पापा, बेटा मैं तो एक मूक दर्शक था। हाँ, पर मुझे सरिता पर पूरा विश्वास था। उसके हृदय में क्या चल रहा है, इतने बड़े निर्णय के पीछे क्या उद्देश्य था, ये तो मैं नहीं जानता था। पर इतना अवश्य विश्वास था कि वो जो कर रही है उसके पीछे अवश्य ही कोई गूढ़ बात है। लालच और स्वार्थ तो सरिता के स्वभाव से अछूता था। अपने एकमात्र भाई के विरह की पीड़ा सरिता को दिन रात सताती थी। मैं अक्सर उसे छुप छुप कर रोता देखता था। इस घटना के बाद जब रक्षाबंधन पर सरिता ने उसे राखी भेजी तो उसने उसे अस्वीकार कर उसी रूप में उसे वापस भेज दिया। फिर तो हर रक्षाबंधन पर वो साहिल के लिए राखी बनाती अवश्य थी, पर उसे सहेजकर उस संदूकची में रख देती थी। फिर उन रुपयों का माँ ने क्या किया? समय अपनी गति से चल रहा था। फिर अंततः वही हुआ जिसका सरिता को भय था। क्या? मेरी उत्सुकता चरम सीमा पर थी। साहिल का नया व्यापार कुछ खास नहीं चला। घर का खर्च चलाना तक मुश्किल हो रहा था। कुछ समय पश्चात सरिता को अपने माँ बाबूजी के विषय में कुछ पता चला। वो तुरंत माँ बाबूजी को लेने चली गई और उन्हें उनके अपने घर, उनका अपना घर ले आई। वो घर जो उसने अपने उस हिस्से में से खरीदा था। उसकी दूरदर्शिता सोच ने ऐसे क्षण की अनुभूति पहले से ही कर ली थी। उसने तभी उन रुपयों से एक घर खरीद लिया था जो उसने अपने माँ बाबूजी के नाम किया था, और उनके पश्चात वो घर कानूनन साहिल के नाम कर दिया था। सरिता को तो कभी पैसे का लालच था ही नहीं। अगर उस समय वो अपने माँ बाबूजी के लिए लड़ती तो वो मुनासिब नहीं होता, बात और बिगड़ जाती। इसीलिए हिस्सा मांगा। अपार स्नेह रखती है वो साहिल पर। उसने सबकी नज़रों में बुरा बनना मंजूर किया, किंतु फर्ज से पीछे हटना नहीं। माता पिता की सेवा और देखभाल का जितना हक बेटे का है, समान रूप से उतना हक बेटी का भी है। नाना नानी को जब सरिता के सत्य का ज्ञात हुआ तो उन्हें अपनी परवरिश और संस्कारों पर गर्व हुआ। उन्हें ये भी पूरा विश्वास था कि साहिल के विवेक पर लगा ग्रहण शीघ्र हट जाएगा और परिवार फिर से खुशहाल हो जाएगा। हमने साहिल को सत्य से अवगत करवाने और उस घर के कागजात देने का 2-4 बार प्रयास किया था, किंतु वो कुछ भी सुनने और समझने को तैयार ही नहीं था। वो तो अभी तक यही समझता है कि माँ बाबूजी वृद्धाश्रम में ही हैं। गलतफहमी, क्रोध और स्वार्थ ने उसकी बुद्धि और विवेक पर ग्रहण जो लगा रखा था। अब तो समय की प्रतीक्षा है जब ग्रहण समाप्त होगा और सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा। सरिता को लगता है कि रिश्तों के बिखरने की एकमात्र वजह वही है। वो इस बेवजह के अपराध बोध में भीतर ही भीतर घुट रही है। पता नहीं कब सरिता को इस अपराध बोध से मुक्ति मिलेगी। बताकर पापा ने गहरी सांस ली। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके हृदय से कितना बड़ा बोझ हल्का हुआ हो। कब सरिता को इस अपराध बोध से मुक्ति मिलेगी? पापा के ये शब्द
रह रहकर मेरे मन मस्तिष्क में घूम रहे थे। माँ के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आ रहा था। हम सभी का जीवन अब अपनी नित्यचर्या में आ गया था। उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। हम सभी हर्षोल्लास के साथ तैयारियां कर रहे थे। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही माँ जड़वत हो गईं। सामने साहिल मामा और मामी खड़े थे। चेहरे पर खुशी और विस्मय के भाव, आंखों में अश्रुधारा और होठों पर मुस्कान उनकी खुशी बयां कर रही थी। अपने इस नालायक भाई को राखी नहीं बांधोगी दीदी? मुझे क्षमा कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जो तुम्हें समझ नहीं पाया, कहकर मामा उनके गले लग गए। माँ निशब्द थीं। वर्षों पश्चात यह सुखद मिलन हो रहा था। सभी गिले शिकवे, गलत फहमियाँ आंसुओं की धारा में बह रहे थे। घर के बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर सावन बरस रहा था। माँ की सभी राखियाँ मामा की कलाई पर सज रही थीं। साहिल, ये लो तुम्हारी अमानत, इसे स्वीकार कर मुझे अपराध बोध से मुक्ति दो। इसे अपना अपराध बोध मत कहिए दीदी, आपने तो अपने बेटी और बहन होने का कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाया था। भटक तो मैं गया था, अपराध तो मुझसे हुआ है। मैंने ही आपको गलत समझा। स्वार्थ और गलतफहमी मेरे विवेक पर हावी हो गई थी। अपराधी आप नहीं, मैं हूँ। आप मुझे क्षमा करके मुझे इस अपराध बोध से मुक्ति दीजिए। अरे भाई, तुम दोनों को अपराध बोध से मुक्ति मिल गई हो तो जरा हमें भी इस भूख से मुक्ति दे दो। पापा की इस बात से सारा माहौल हल्का हो गया। नाना नानी पापा के चेहरे पर असीम खुशी और संतुष्टि थी। इस काया पलट के पीछे का रहस्य वो समझ चुके थे। वे मुझे आंखों की मौन भाषा से धन्यवाद दे रहे थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।